नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी में स्वर के भेद, जो उत्तर प्रदेश दारोगा स्पेशल, उत्तर प्रदेश टेट पेट व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जो हमारे इस चैनल पर या नए व्यूअर होंगे वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आरोही परिवार से ज़रूर जुड़ें। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी सूचना सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। आइए हम एक चार्ट के माध्यम से स्वर के भेद को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि मूल स्वरों की संख्या 4, कुल स्वरों की संख्या 11 और परंपरागत आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। ये मूल, ये कुल, ये परंपरागत, 3 आधारों पर हम इनके संख्या को समझने की कोशिश किए थे और इसी कड़ी में इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम स्वरों के 5 आधारों पर भेद करने का प्रयास करेंगे और उन्हीं भेदों के आधार पर स्वरों के कौन किसके अंतर्गत आते हैं। जो आपको ये 11 बताई गई है, जो आपको संख्या 11 बताई गई है, इन्हीं 11 को हम 5 आधारों पर डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहला भेद देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर। दोस्तों, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। जैसे आप जानते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। काल का प्राय होता समय, अर्थात जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे उसका उच्चारण काल कहा जाता है। तो जिसे आपने ह्रस्व स्वर कहा, इसी ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। और पूछा जाएगा कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री इसमें शामिल किए गए हैं। अब दीर्घ स्वरों की बात करते हैं। तो दीर्घ स्वरों की जो परिभाषा है उसको कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे। कितना लगे? दुगुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। 7 में कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये इनकी संख्या 7 है। और इसे जो दीर्घ स्वर है, इसी दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसलिए कि ह्रस्व स्वर से दुगुना बोलने में समय लगता है। बातें समझ में आ रही होंगी। आपसे पूछा जाएगा इनकी संख्या द्विमात्रिक और एक मात्रिक, और इनके भेद को कैसे कौन किसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जो तीसरा भेद है इसे आप प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है, या इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये खास बात यह है कि जो त्रिमात्रिक स्वर है या प्लुत स्वर है, इसका कोई अपना चिन्ह नहीं होता। चिन्ह नहीं होता तब कैसे करते हैं? चिन्ह नहीं होता तो इसके उच्चारण में हिंदी किसी वर्ण के बीच में हिंदी अंक का 3 लिख दिया जाता है। जैसे आप लिखते हैं दोस्तों, राम लिखते हैं, ये 3 लिखा गया। फिर क्या कहते हैं? ओम लिखते हैं, दिखा 3। इनका प्रयोग प्रायः नाटक के संवादों में किया जाता है। ये भी आप लिखेंगे, पीछे चर्चा हुई है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऑनलाइन कहना संभव नहीं है, वीडियो बड़ा होता जाएगा। हम एक शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद इन सब पर जितने आपके 5 भेद किए गए हैं, 5 भेदों की एक यूनिट पर अलग से छोटे छोटे वीडियो बनेंगे। हम शॉर्ट में आपको इसको समझाना चाहते हैं। तो आपने देखा कि इनका अपना कोई त्रिमात्रिक स्वर का या प्लुत स्वर का कोई अपना चिन्ह नहीं होता। इसको लिखते समय किसी वर्ण के बीच में हिंदी अंक का 3 लिख दिया जाता है। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाटक के संवादों में। पहला पॉइंट, नाटक के संवादों में किया जाता है। और प्रायः किसी को दूर से पुकारने के लिए इन स्वरों का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आपने उच्चारण काल के आधार पर देखा। अब अगला यूनिट है मुख द्वार खुलने के आधार पर।
मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के चार भेद किए जाते हैं। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समृत स्वर और अर्धसमृत। विवृत का अभिप्राय होता है खुला, और अर्धविवृत का अभिप्राय आधा खुला, जिन स्वरवर्णों के उच्चारण में आधा ठीक। फिर समृत का मतलब होता है समान रूप से बंद, और अर्धसमृत का मतलब होता है कि आधा समान रूप से बंद। आइए देखते हैं, थोड़ा परिभाषा को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। विवृत स्वर का प्राय है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार खुला हो उसे आप क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। विवर का अभिप्राय होता है, विवर पूछा जा सकता है, इसका मतलब होता है मुख। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा खुला हो उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं? आम, आम कहते हैं तो आम कहने में बड़ा आ का प्रयोग किया जाता है और मुख द्वार पूरा खुल भी जाता है, इसलिए विवृत स्वर में बड़ा आ आता है। इनकी संख्या कितनी है? 1 है। अब बात करें अर्धविवृत स्वर की। अर्धविवृत स्वर की परिभाषा है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा खुला हो उसे अर्धविवृत स्वर कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आते कौन कौन है? छोटा आ आता है, ऐ आता है, औ आता है और आगत स्वर आता है। दोस्तों, आगत स्वर का मतलब ऐसा स्वर जो विदेशों से आए हों उनको आगत स्वर कहा जाता है, या ऐसा स्वर जो बाहर से आए हों उसको आगत स्वर कहा जाता है। किसी स्वर के ऊपर या बड़ा आ के ऊपर एक अर्धचंद्राकार चिन्ह बना दिया जाता है जो आगत स्वर में आते हैं। जैसे आप इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? डॉक्टर लिखने के लिए, कॉफी लिखने के लिए इन स्वरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा? इनकी अर्धविवृत स्वरों की संख्या 4 आपने देखी, जिसमें छोटा आ, ऐ, औ और आगत स्वर ये आते हैं। और समृत का मतलब समान रूप से बंद। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख द्वार समान रूप से बंद हो उसे समृत स्वर कहा जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बंद का अभिप्राय कि मुख बंद नहीं होगा, बंद होगा तकनीकी तरीके से बात आती है। बंद का मतलब होता है कि जैसे स्वर की परिभाषा हमने बताई थी कि फेफड़े से उठी वह वायु जो निर्बाध रूप से मुंह के रास्ते बाहर निकले उसे स्वर कहा जाता है। अगर बंद हो जाएगा तो बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है तो कंप्लीट बंद नहीं, तकनीकी आधार पर। ठीक दोस्तों, चले आगे देखें। तो उसे क्या कहेंगे? समृत स्वर कहेंगे। इनकी संख्या भी 4 है, जिसमें ई, उ ये शामिल है। अब अर्धसमृत स्वर की बात कर ली जाए। अर्धसमृत स्वर का अभिप्राय है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद हो उसे अर्धसमृत स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 2 है, ए और औ। चलिए अगला आधार देखते हैं। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। तीसरा आधार, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। 3 आधारों पर किए जाते हैं, 3 भेद किए जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो जिह्वा का अगला हिस्सा, बीच का हिस्सा और पिछला हिस्सा, अगला, बीच और पिछला, जिह्वा के जिस भाग से जिन स्वरवर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे उसी रूप में कहे जाते हैं। जिन स्वरवर्णों का, आइए देखते हैं अग्र स्वर। दोस्तों, जिन स्वरवर्णों के उच्चारण में जिह्वा के अगले हिस्से का प्रयोग किया जाता है उसे अग्र स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ई, ए, ऐ। आप देखें, उच्चारण करें और महसूस करने की कोशिश करें। जब ई कहते हैं तो जिह्वा के अगले हिस्से में हल्का सा स्पंदन होता है। फिर उसके बाद मध्य स्वर की बात आती है। मध्य स्वर का अभिप्राय है कि जिन स्वरवर्णों के उच्चारण में जिह्वा के बीच के भाग का प्रयोग हो उसे मध्य स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 1 है, इसमें छोटा आ आता है। आप अमरूद कहें, अमरूद
आ कहते हैं, जैसे अमरूद कहते हैं तो आ कहते हैं, छोटा आ कहते हैं। तो जिह्वा के इस बीच वाले हिस्से में थोड़ा सा स्पंदन और हलचल होती है। चलिए आगे बढ़ ले। पश्च स्वर दोस्तों, पश्च स्वर का प्राय होता है, पश्च मीन्स पिछला। ये आपको कंफ्यूज करेगा पार्श्व से, आगे कहीं हम बताएंगे। पार्श्व वर्ड, पार्श्व मीन्स होता है बगल, यहां से कंफ्यूज करेगा, हम देखेंगे आगे चल के मुझे मिलेगा। तो पश्च का प्राय है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले हिस्से का प्रयोग किया जाए, ध्यान रखिएगा, उसे पश्च स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है। 5 में कौन कौन? बड़ा आ, उ, ओ, औ। ये इस प्रकार से अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के रूप में आप जानते हैं। दोस्तों अब बात कर ली जाए होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। आपसे पूछा जाता है होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं। पहला है आवृतमुखी स्वर, दूसरा है वृत्तमुखी स्वर। आवृतमुखी का प्राय है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल ना हो, क्या? गोल ना हो या गोलाकार नहीं, उसे क्या कहा जाता? आवृतमुखी स्वर कहा जाता है। जैसे कैसे? आ, ई, ए, इनकी संख्या कितनी है? 6। फिर से देख ले, आ, ई, ए आपके आवृतमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब वृत्तमुखी स्वर की बात कर ली जाए। वृत्तमुखी स्वर में जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाए उसे आप वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या दोस्तों 4 है। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा उ, ओ और औ। ठीक है, सॉरी, उ, ओ, औ। सॉरी, हम फिर क्षमा चाहेंगे। उ और ओ, औ, इन सब को जब हम अलग अलग, जैसे वृत्तमुखी आवृतमुखी स्वर को समझाएंगे, अलग से समझाएंगे। भाई एक चार्ट फ्रेम में आप शार्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर यहीं पर हम विस्तृत स्तर पर समझाने का प्रयास करेंगे तो आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, देखने में भी अजीब सा लगेगा। बाद में हम आवृतमुखी वृत्तमुखी को, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर को, विवृत, अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को, सबको अलग अलग एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 2 मिनट 3 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हाँ, इनकी तकनीकी बातों को बताने की कोशिश करें कैसे बने हैं। ठीक है, अगर आप संयुक्त स्वर समझ जाएंगे तो इनको समझ जाएंगे। ठीक है, संयुक्त स्वर के वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, फिर नए वीडियो पड़ जाएंगे। आइए देखते हैं अब उच्चारण स्थल के आधार पर। दोस्तों जैसे हमने वर्ण की परिभाषा बताई थी, तो वर्ण में बताया था कि फेफड़े से वह छोटी सी छोटी स्वीकृत ध्वनि जिनके आगे टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण आप कहते हैं। ध्वनि, ध्यान रखिएगा, ध्वनि को आप क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उन ध्वनियों में स्वर व्यंजन दोनों शामिल होता है। दोस्तों ये समझने का प्रयास करिएगा, स्वर व्यंजन दोनों शामिल होता है। जब स्वर व्यंजन दोनों शामिल होता है तो फेफड़े से जब कोई ध्वनि निकलती है, कंठ से होते हुए मुंह और नाक से 5-6 स्टेप से बाहर निकलती है, उन्हीं स्टेप से स्वर भी निकलते हैं, उन्हीं स्टेप से व्यंजन भी निकलते हैं। हालांकि बाद में इनको एक अलग चार्ट के माध्यम से स्वर व्यंजनों को साथ में समझने बूझने का प्रयास करेंगे, वहां बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चार्ट फ्रेम में समझ रहे हैं तो इसलिए कि यहाँ शार्ट में बताते हुए चल रहे हैं, वहां जब अलग से समझाएंगे दोनों का तुलनात्मक तरीके से दोनों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखें, तो उच्चारण स्थल के आधार पर कंठ से कौन कौन सा स्वर बोला जाता है? कंठ से आ और आ बोला जाता है। फिर ताल, कंठ के ऊपर ताल की स्थिति आती है, ई। फिर उसके बाद मूर्धा, थोड़ा और ऊपर री। फिर दांत से कोई स्वर नहीं बोला जाता, दांत से कोई स्वर नहीं बोला जाता। आप जानते हैं अगर दांत से कोई स्वर बोलने का प्रयास करेंगे तो स्वर वर्णों के उच्चारण में बाधा उत्पन्न होगी। फलता दांत से मुंह से वायु ना निकलकर नासिका से निकलेगी। नासिका से भी कोई स्वर नहीं बोला जाता, ध्यान रखिएगा, नासिका और दांत से कोई स्वर नहीं बोला जाता। होंठ से उ बोले जाते हैं। कंठ तालु से
ए आई बोले जाते हैं। कंठ तालु का देखें, देखो दोस्तों, कंठ से आ, तालु से ई। आप जानते हैं संयुक्त स्वर जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो ए आई ओ औ बताए थे, ए आई ओ औ। ये किसके किसके मेल से बना है? आ और ई के मेल से। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई के मेल से क्या बना है? आई बना है। तो आ कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ से। ई कहाँ से बोला जा रहा? तालु से। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ए आई बना। ए आई कहाँ से बोला जाता है? कंठ तालु से। कंठ ताल से बोले जाने के कारण इसको कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ तालव्य क्या है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए आई। चले, कंठोष्ठ से उ। जैसे ओ औ, ओ और आओ को बोलने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? संयुक्त स्वर है, हमने पीछे चर्चा किया हुआ है। आ और आ, उ और उ दोनों के मेल से ओ बनते हैं। आ किससे बोला जा रहा? कंठ से। उ किससे बोला जा रहा? होष्ठ से। इसलिए कंठोष्ठ ना। ओ औ कहाँ से बोला जाएगा? कंठोष्ठ से बोला जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों एक चार्ट के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपने स्वर और उनके भेदों को समझने का प्रयास किया है। इसके बाद एक तुरंत वीडियो नया इस पर आएगा। हर पर अलग अलग छोटे छोटे वीडियो आएंगे एक विशेष तरीके से समझाते हुए। तब तक आप इनको देखें। नमस्कार, धन्यवाद।